कहते हैं कि विश्व विजयी ब्रितानियों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन अपने छापामार युद्ध कौशल से राजमहल क्षेत्र में रहने वाली सौरिया पहाड़िया जनजातियों ने अपने इलाके में अंग्रेजों को कभी घुसने नहीं दिया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सदियों से राजमहल पर्वत श्रृंखला में निवास करने वाली इस जनजातियों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों ने भी इसे दामिन ई कोह अर्थात पहाड़ी का आंचल कहकर अपने अधिकार से मुक्त रखा था। पूरी तरह जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले इन धरती पुत्रों को किसी की दास्ता कैसे रास आ सकती है, ये कहना कठिन है कि ये जनजाति ठीक ठाक कब से इस क्षेत्र में निवास कर रही है। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज विवरण के अनुसार मेगस्थनीज ने अपने भारत भ्रमण के दौरान लिखे ग्रंथ में ये उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अर्थात ईसा पूर्व 302 ईस्वी में माल्ली या सौरी लोग यहाँ निवास करते थे। वहीं भारतीय इतिहासकार शरत चंद्र राय की मान्यता है कि दक्षिण भारत में निवास करने वाली द्रविड़ जनजाति का आगमन इस क्षेत्र में हुआ और कालांतर में उनके दो भाग हो गए। एक छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर बसने वाली उरांव जनजाति कहलाई और दूसरी राजमहल की पहाड़ियों पर बसने वाली सौरिया पहाड़िया। यदि हम भाषा की दृष्टि से देखें तो शरत चंद्र राय की मान्यता को बल मिलता हुआ पाते हैं, क्योंकि सौरिया पहाड़िया की भाषा मलतो और उरावों की भाषा कुड़ुख आपस में काफी मिलती जुलती हैं। दोनों ही द्रविड़ भाषा परिवार की मानी जाती हैं। वे कद में नाटे हैं, सरल हैं और आज भी बस अपने बल पर जीने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इनके गांवों में चाय पकौड़ी आदि की दुकान नहीं मिलती, क्योंकि पहाड़ों को ही वो अपना साम्राज्य समझते आए हैं और इस साम्राज्य से बाहर की हर चीज उनके लिए त्याज्य है। उन्हें अपनी जनजातीय पहचान से प्यार है और वे उसके लिए मर मिटने को आज भी तत्पर रहते हैं। इनके गांव प्रायः छोटे छोटे टोले में बंटे होते हैं तथा सामान्यतः 20-30 घर ही होते हैं। घर भी प्रायः एक कमरे वाले होते हैं, लेकिन वे इसको साफ सुथरा रखते हैं। जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रायः पिछले 100 वर्षों से इस जनजाति की संख्या उतार चढ़ाव वाली रही है और एक तरह से स्थिर है। शायद इसका कारण ये भी है कि ये जनजाति अपने परिवार के प्रति आज भी पारंपरिक नियमों पर ही चलती है। बच्चों का जन्म इनके लिए इतना ही खास है कि प्रसव के बाद स्त्री को 5 दिनों तक घर की किसी चीज को छूने नहीं दिया जाता। इस बीच पति भी घर से बाहर नहीं जाता और जच्चा बच्चा की देखभाल करता है। उसे भी दाढ़ी मूछ आदि बनाने की इजाजत नहीं होती। प्रसव के 5वें दिन मां शांक शेटी अर्थात स्नान और शुद्धि कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दिन जच्चा बच्चा पिता तथा परिवार के सभी लोग स्नान और साफ सफाई करके पवित्र होते हैं। सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। हम लोग बच्चा जन्म होने के बाद 5 दिन चुस्त रहते हैं। किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं और किसी के घर नहीं घुस पाते हैं। 5 दिन होने के बाद ही लड़के जन्म होते हैं तो तीरधनुष, और लड़की जन्म होने के बाद डड्डू और चिरपी लेकर कढ़ाई लेकर के गाछ के नीचे रखते हैं। प्रायः इसी दिन बच्चे का नामकरण भी कर लिया जाता है। नामकरण में इनकी एक रोचक परंपरा है।
जो बच्चे के खान में जा कर के फूंक लेते हैं, जो अपना जो दादा के ऊपर दादा पीढ़ी का दर पीढ़ी दर जो नाम हम लोग परंपरागत रखते आ रहे हैं, उस नाम का हम लोग रखते हैं। जैसे मेरा नाम हुआ शुक्रापाड़िया, जो मेरा पिताजी रखा था अपना पिताजी का नाम, तभी ना हम लेकर के अभी मेरा नाम शुक्रापाड़िया। अगर लड़की का नाम रखते हैं तो दादी का नाम जैसे हुआ सुंदरी हुआ, सुंदरी लड़की, अगर लड़की है तो सुंदरी रखेंगे दादी के नाम पर, दूसरा नाम नहीं रखेंगे। जनजातियों में पाए जाने वाले इन विश्वासों से सौरिया भी ग्रसित हैं, जबकि धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा बिखराव इनके बीच नहीं पाया जाता। वे पूर्वजों को सम्मान देते हैं और भोजन का पहला ग्रास उन्हें ही अर्पित करते हैं। इनके अलावा वे सूर्य, चंद्रमा, जन्म के देवता, सत्य के देवता तथा सृष्टिकर्ता की पूजा करते हैं। प्रायः इनको खुश करने के लिए कबूतर, मुर्गी, बकरी तथा सूअर की बलि दिया करते हैं। पहाड़ी ढलानों पर बसने के कारण इनका जीवन बेहद परिश्रम वाला होता है। जंगल से मिलने वाले कंदमूल, फल फूल, शाक और छोटे शिकार की खोज में एक सौरिया बालक आरंभ से ही अपने बुजुर्गों के साथ होता है। वे स्थानांतरित खेती करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बरबट्टी तथा घंघरा अर्थात बोदी की फसल उगाते हैं। बरबट्टी के अलावा मक्का, अरहर, बाजरा, सरसों आदि की खेती भी करते हैं। खेती हम लोग का मकई का खेती है, राहड़ का खेती है, बाजरा का खेती है, सूतनी का खेती है, उसके बाद बरबट्टी का खेती है, सरसों का खेती है कि भी बहुत कम खेती करते हैं। यही इतना है खेती, बाकी कुछ नहीं है। बच्चे घरों के कामों के साथ ही जीवन की आवश्यक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी कठिन जीवनचर्या के बीच जब बच्चा वयस्क होता है तो उसके विवाह की तैयारियां चलने लगती हैं। प्रायः अन्य सभी जनजातियों में पाई जाने वाली गोत्र व्यवस्था का सौरिया में अभाव मिलता है। विवाह के लिए नातेदारी ही अधिक महत्वपूर्ण है। एक ही गांव में विवाह को बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन निकट संबंधियों में विवाह वर्जित है। प्रायः वर वधू की पसंद पर मध्यस्थता करने वाला संबंध तय कराता है, जिसे सीटू कहते हैं। इनके बीच नगद और सामान के रूप में वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है, जिसे वे पून तथा बंदी कहते हैं। रिश्ता तय हो जाने के बाद प्रायः सामान्य वेशभूषा में और पैदल ही बारात लड़की के घर आती है। विवाह की रस्में बेहद साधारण होती हैं। पुजारी, जिसे वेद सीटू कहते हैं, वो विवाह की विधियां पूरी कराते हैं। विवाह के बाद उपस्थित लोगों को भोजन कराया जाता है। विवाह के पश्चात विदाई होती है। सिंदूर करके यहाँ अपना घर लाते हैं। लाने के बाद भी वहाँ बढ़िया से पैर धोआ के तेल लगा के हम लोग अपना घर घुसाते हैं। घुसाने के बाद उसके दूसरा दिन अपना गोतिया लोग जाके पूछेंगे भाव को ठीक से रहना, ठीक से काम करना, लड़का माँ पिताजी लोग का कपड़ा लता साफ करना, रहना, खाना वाना बनाना। फिर कुछ दिनों के बाद लड़की के ससुराल पक्ष द्वारा मड़वा तोड़ने की प्रथा भी इसमें प्रचलित है। सौरिया लोगों के जीवन में उल्लास के अवसर कम होते हैं, क्योंकि उनका जीवन कठिन होता है और आमोद प्रमोद का अवसर कम ही आता है।
प्रकृति की गोद में खेलने वाले सौरिया लोगों का प्रत्येक पल आनंद का ही पल होता है। तभी तो वो नया अन्न हो या जंगल में मिलने वाला मौसमी फल, प्रत्येक नई चीज को वे अपने देवता को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं और ये उनके लिए त्योहार के जैसा होता है। स्वाभाविक ही वे अपनी फसलों की कटाई पर भी त्योहार मनाते हैं, जैसे मक्के की कटाई पर गंगी अड़या, बरबट्टी की कटाई पर ओसरा अड़या तथा बाजरे की कटाई पर पुनु अड़या त्योहार होता है। फसलों की कटाई पर यह सामूहिक त्योहार भी होता है, जिसे पूरा गांव उत्साहपूर्वक मनाता है। अलग अलग फसलों की कटाई पर अलग माहों में उत्सव मनाने के साथ वे देवताओं पर बलि चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि सौरिया महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करती हैं तथा बाजार और अन्य कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं, लेकिन धार्मिक कामों में उनको सहभागिता प्राप्त नहीं है। अन्य समुदायों की स्त्रियों की तरह उनमें भी गहनों का शौक पाया जाता है। गहने प्रायः पीतल के होते हैं। इनमें गोदने का चलन भी खूब मिलता है। स्वभाव से जुझारू सौरिया जनजाति के लिए मृत्यु जीवन का सत्य है। मृत्यु पर 5 दिनों का शोक मनाते हैं। ज्यादातर लोग शव को दफनाते हैं और मृतक के व्यवहार की चीजें कब्र पर रख देते हैं। साथ में चावल और मछली रखने की प्रथा भी है। कुछ स्थानों पर शव को जलाने की प्रथा भी है, परंतु शोक 5 दिनों का ही होता है। छठे दिन साफ सफाई की जाती है। पुरुष बाल दाढ़ी कटवाते हैं तथा स्त्री पुरुष सभी पोखर में स्नान करके धुले कपड़े पहनते हैं। कुटुंबों के साथ मिलकर किसी बड़े जानवर की बलि देते हैं और भोज के साथ मदिरा का सेवन करके नाचते गाते भी हैं। इस प्रकार एक साधारण एवं सरल जीवन जीने वाली सौरिया जनजाति हालांकि छोटे छोटे टोलों में रहती है, लेकिन इनके बीच सामाजिकता बेहद मजबूत है। अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए ये स्थानीय हाट बाजार पर निर्भर हैं। वे संगठित हैं, समर्पित हैं और जुझारू हैं। समय के साथ विकास ने उनके दरवाजे पर कदम रखा है, लेकिन अपनी पहचान के दीवाने सौरिया अभी भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है।